चैप्टर नंबर 8 जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सभी जीव समय समय के साथ बड़े होते हैं और तथा अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि मृत्यु के बावजूद भी पृथ्वी पर सभी जीवों की प्रजातियां कैसे विद्यमान हैं? जैसा कि आप जानते हैं, पाचन, परिसंचरण, श्वसन तथा वृद्धि जैसी प्रक्रियाएं प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य है। उसी प्रकार जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। कल्पना कीजिए, अगर जीव प्रजनन नहीं करे तो क्या होगा। आपने पौधों में जनन के बारे में पढ़ा है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है। जनन की विधियाँ। क्या सारे जंतु अंडे देते हैं? क्या आपने किसी जीव को बच्चे देते हुए भी देखा है? नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। ऊपर दी गई तालिका में देखा कि कुछ जीव बच्चे देते हैं तो कुछ जीव अंडे देते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहा जाता है, तथा जो जंतु सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहा जाता है। ऊपर दी गई सारणी में अंकित जंतुओं के नामों को निम्न सारणी में वर्गीकृत कीजिए। क्या सभी जीव एक ही तरह से प्रजनन करते हैं या उसमें भिन्नता पाई जाती है? आप जानते हैं कि पौधों में जनन की दो विधियाँ होती हैं। आइए अब जंतुओं में जनन विधियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जीवों में जनन की दो विधियाँ होती हैं, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आपको पता है कि अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा तथा सूक्ष्म जंतु जैसे अमीबा में जनन कैसे होता है? आइए पता लगाते हैं। एक्सपेरिमेंट 1, हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। हाइड्रा के शरीर में उभरी हुई संरचना क्या है? हाइड्रा में उभरी हुई संरचनाओं को गिनिए। आप उभरी हुई संरचनाएं का आकार भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको प्रत्येक हाइड्रा में जो एक उभार दिखाई दे रहा है वह उभार मुकुल कहलाता है। धीरे धीरे मुकुल का आकार बढ़ने लगता है तथा शीघ्र जल्दी ही मुकुल के मुक्त सिरे पर कुछ प्रवर्धन जैसी रचनाएं निकल आती है। अत्यंत मुकुल एक नए हाइड्रा के रूप में जनका हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहा जाता है। अमीबा में भी इसी प्रकार का जनन पाया जाता है। आइए जानें कि अमीबा में जनन कैसे होता है। अमीबा की संरचना के विषय में आप जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जनन क्रिया के दौरान अमीबा के केंद्र के दो भाग हो जाते हैं। तत्पश्चात कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें प्रत्येक भाग में एक केंद्रक होता है। इस प्रकार एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार का अलैंगिक जनन, जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। आप बताइए, निम्न में से कौन सा प्रक्रम सजीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है? पाचन, परिसंचरण, श्वसन, जनन। क्या जनन का कोई अन्य प्रकार भी होता है जिसमें एक जीव जनन के लिए प्राप्त नहीं होता? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने पौधों में नर तथा मादा जनन अंग के बारे में पढ़ा है। क्या आपको याद है कि नर व मादा जनन अंगों के नाम क्या थे? जंतु में भी नर एवं मादा जनन अंग पाए जाते हैं, जिनमें युग्मक बनते हैं। नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मज बनाते हैं, जो कि विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम मनुष्य के जनन अंग और उसमें जनन प्रक्रम को समझते हैं। मानव जनन अंग, नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नए नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिकाएं और एक शिश्न लिंग होता है। वृषण में नर युग्मक पैदा होता है, जिन्हें शुक्राणु स्पर्म कहा जाता है। शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म एकल कोशिकाएं होती है, जिसमें एक शीर, एक मध्य भाग तथा एक पूंछ होती है। विस्तरण एक बार में लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक विद्यमान होते हैं। क्या आप जानते हैं शुक्राणु में पूंछ क्यों होती है? मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है। अंडाशय से मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिन्हें अडान्यो एग कहते हैं। मनुष्य में स्त्रियों में हर महीने दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु निकलकर गर्भाशय के करीब अंडवाहिनी में पहुंचता है। अंडवाहिनी नीचे की तरफ गर्भाशय में खुलती है, जहां शिशु विकसित होता है। अंडाणु भी एकल कोशिका है। इन्हें भी जानिए। विभिन्न जंतुओं के अंडे आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। मनुष्य का अंडा 1 mm व्यास का होता है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। क्या आपका कोई लक्षण आपके माता पिता के समान है? दी गई सारणी में इसकी सूची बनाइए। निषेचन, फर्टिलाइजेशन।
निषेचन फर्टिलाइजेशन आपके कई लक्षण आपके माँ और पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए निषेचन की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। जनन प्रक्रिया का पहला चरण निषेचन है, जिसमें स्त्री माँ के अंडाणु तथा नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु एवं शुक्राणु के संलयन को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। आपने देखा कि एक जीव के निर्माण में अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं। इसी कारण बच्चे में कुछ लक्षण माँ से और कुछ पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं। निषेचन दो प्रकार से होता है, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। जिस निषेचन प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में निषेचन क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है तथा इसे बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आइए जानें कि यह कैसे होता है। एक्सपेरिमेंट 2, किसी पोखर या तालाब में मेंढक के अंडे ढूंढिए। अंडों का रंग तथा आकार नोट कीजिए। ध्यान रहे, मेंढक के अंडों को वर्षा के मौसम में ही ढूंढना संभव है। आपने देखा होगा कि मेंढक के अंडे मुर्गी के अंडे की तरह कवच से ढके नहीं होते, ये कोमल होते हैं। मादा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देती है, जो जाली की एक परत के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। जाली इन अंडों की सुरक्षा भी करती है। जैसे ही मादा जल में अंडा देती है, नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। ये शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की मदद से जल में इधर उधर तैर कर अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिससे निषेचन होता है। इसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मछली, स्टार फिश जैसे जलीय जीव में होता है। क्या आप जानते हैं, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गा एक समय पर केवल एक ही अंडा देती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है? जंतु सैकड़ों अंडा देते हैं और लाखों शुक्राणु निमोर्चित करते हैं, किंतु इस सभी अंडों का निषेचन नहीं हो पाता तथा वे नए जीव नहीं बन पाते। ऐसा क्यों होता है? अंडे और शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु तथा वर्षा से प्रभावित होते हैं। तालाब के अन्य जंतु भी अंडों को भोजन के रूप में खा जाते हैं। अतः बड़ी संख्या में अंडाणु व शुक्राणु का होना आवश्यक है, जिससे कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। इन्हें भी जाने प्रकनली शिशु की उत्पत्ति शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन इनविट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा होती है, जिसे संक्षिप्त में IVF कहा जाता है। निषेचन की इस विधि में शरीर से बाहर कृत्रिम प्रवेश में शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में अंडाणु के अंडाशय से बाहर निकालने की क्रिया हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती है। अंडाणु को स्त्री के अंडाशय से निकालकर एक तरल माध्यम में शुक्राणु द्वारा इसका संलयन करवाया जाता है। इसके बाद सफल गर्भाधान को स्थापित करने हेतु युग्मनज को रोगी महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या आपको ज्ञात है कि विश्व में प्रथम सफल प्रकनली शिशु लुईस ब्राउन का जन्म 1978 में हुआ था। विश्व के प्रथम प्रकनली शिशु के जन्म के 67 दिनों के बाद भारत में भी प्रथम प्रकनली शिशु के रूप में दुर्गा का जन्म हुआ था। इनको प्रकनली शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन विट्रो शब्द लैटिन मूल का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कांच के भीतर। भ्रूण का परिवर्धन। आपने कभी सोचा है कि एक निषेचित अंडे से एक बड़ा जीव किस प्रकार बन सकता है? निषेचन के कारण युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण बन जाता है। युग्मनज का निरंतर विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों व अंगों में परिवर्तित हो जाती है। यह विकसित संरचनाएं भ्रूण कहलाती हैं। गर्भाशय में भ्रूण निरंतर विकसित होता रहता है। धीरे धीरे उसमें शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर, आंखें इत्यादि विकसित होने लगते हैं। भ्रूण की वह अवस्था में जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाती है। गर्भ का विकास पूर्ण होने जाने पर नवजात शिशु का जन्म होता है। पता कीजिए, मानव भ्रूण को शिशु के रूप में विकसित होने में कितना समय लगता है? मानव को शिशु के रूप में विकसित होने में कितना समय लगता है? आइए अब हम मुर्गी में निषेचन तथा भ्रूण परिवर्धन क्रिया को समझते हैं। मुर्गी में निषेचन के पश्चात युग्मनज निरंतर विभाजित होता है तथा अंडवाहिनी में नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत बनती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखने वाला कठोर कवच ऐसी ही सुरक्षित परत है। जब कठोर कवच बन जाता है तो मुर्गी अंडे को शरीर से बाहर निकाल देती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं। आपने मुर्गी को अंडे के ऊपर बैठे देखा होगा। अंडे में चूजे का पूर्ण विकास इसी अवधि में होता है। पूर्ण
विकसित होने पर कवच टूट जाता है तथा चूजा बाहर निकल जाता है। बाहर निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण मादा के शरीर के बाहर विकसित होता है। भ्रूण का पूर्ण विकास होने पर अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। पता कीजिए मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। शिशु से वयस्क। आपने अपने आसपास से पेड़ों के पत्तों पर कीट के अंडे, बच्चे, झिल्ली, इल्ली इत्यादि को अवश्य देखा होगा। आपने देखा कि कुछ जंतुओं के नवजात वयस्क से बिल्कुल भिन्न देखते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र को याद कीजिए। अपने घर के निकट के जलाशय में मेंढक के अंडे से वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को देखने का प्रयास कीजिए। क्या मछली की तरह दिखने वाला यह टैडपोल ही विकसित होकर मेंढक बनेगा? हाँ, लेकिन वयस्क के लक्षण इनसे अलग होते हैं। विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल के वयस्क मेंढक बन जाने को कायंत्रण कहते हैं। क्या वयस्क होने पर मनुष्य में भी बदलाव होता है? इस बदलाव का हम कायंत्रण नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे और वयस्क की शारीरिक संरचना में अंतर नहीं होता है।